हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनव सर की क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे यूपीटीईटी 2018 में आए हुए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह क्वेश्चंस आपको आने वाली टीटी परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी? जो ये गुना वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए आज मैं एक फार्मूला यूज़ करूंगा और इस फार्मूले का यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें मैं कौन सी ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। ये ट्रिक रहेगी आपकी n1 - 1 अपान n2 - 1 इज इक्वल टू T1 अपान T2। इसमें सबसे पहले समझते हैं n1 क्या है, n2 क्या है, T1 क्या है और T2 क्या है। n1 फर्स्ट टाइम में हमारी राशि कितनी गुनी हो रही है, ये है। n2 सेकंड टाइम में हमारी राशि कितनी गुनी हो रही है, ये है। T1 हमारा फर्स्ट टाइम इन टाइम पीरियड क्या दिया है, ये है। और T2 हमारे सेकंड टाइम में क्या पीरियड होगा या दिया हुआ है, ये है। चलिए देखते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में, 10 वर्षों में का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइम हो गया, दैट्स मीन T1 हो गया। 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी का मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों का मतलब क्या हो गया, ये T2 पूछ रहा है। यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया n2। साथ ही साथ में इस क्वेश्चन के लिए एक कंडीशन ये है कि ब्याज दर सेम रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा गया है ना कि उसी ब्याज दर से, तो अगर ब्याज दर सेम रहेगी तभी आप ये ट्रिक को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर n1, n2, T1 और T2 की वैल्यूज़ को पुट कर दो तो आप इजीली आंसर ले आओगे। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो n1 क्या हो जाएगी, 2 - 1 अपान 3, n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू क्या है, 10 अपान T2 हमें निकालना है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या पा जाओगे, 1/2 इज इक्वल टू 10 अपान T2। और आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो आप क्या पा जाओगे, T2 इज इक्वल टू 2 × 10। 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20। यानी कि 20 वर्षों में यह राशि क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्विंग आप इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो। विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर एक अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए इसको फिगर के थ्रू देखते हैं। तो अगर एक सर्कुलर गार्डन है तो इसका जो व्यास होगा वो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है हमको 80 मीटर। और इसके अंदर क्या बनाने जा रहे हैं, ये वर्गाकार खेल का मैदान। तो वर्गाकार खेल का मैदान कुछ इस तरीके से होगा। जब कभी भी एक वृत्ताकार गोले के अंदर वर्ग बनेगा तो वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी कि जो व्यास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा वर्ग के विकर्ण के बराबर। ठीक है, और आप सभी को पता है कि विकर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, भुजा √2। यानी कि अगर आपको विकर्ण दिया है तो आप उसकी हेल्प से भुजा निकाल सकते हो। भुजा बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बटे √2। विकर्ण बटे √2 यानी कि विकर्ण कितना है, 80 और अपान √2। और अगर आपको किसी वर्ग की भुजा पता चल गई है तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 80 √2 का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप कितना पा जाओगे, 6400 अपान 2। सॉल्विंग करोगे तो आप क्या पा जाओगे, 3200। यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एरिया। तो जब कभी भी आप वृत्त के अंदर वर्ग बनाओगे तो वृत्त का जो व्यास होगा वो उसके वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। ठीक है, और वर्ग के विकर्ण की हेल्प से आप भुजा निकालोगे और भुजा की हेल्प से आप उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो और उसका परिमाप भी निकाल सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 52 अंक अर्जित किए हैं। पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात की गई है, जो अंक अर्जित किए गए हैं उसका रिप्रेजेंटेशन अगर आप पाई चार्ट पे करना चाहोगे तो उसमें उसका एंगल क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं भी संगत कोण की अगर मैं बात करूँ तो पाई आलेख में संगत कोण के लिए एक ट्रिक यूज़ करूँगा और उसको भी यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या करोगे, जो आपने अंक प्राप्त किए वो ऊपर लिखोगे, टोटल अंक आप क्या करोगे, नीचे लिखोगे। और अगर आप इसको क्या करने वाले हो, पाई आलेख में इसका संगत कोण निकालने वाले हो
तो 360 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आप इसका परसेंटेज निकालते तो 100 से करते, और अगर यहाँ पर आप संगत कोण निकालोगे पाई आलेख में तो क्या करोगे आप इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सॉल्विंग करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, यहाँ पर कितना पा गए आप 26 गुणे 3, और 26 गुणे 3 करोगे तो आप कितना पाओगे 78 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 78 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप क्या करोगे, जो आपने अंक अर्जित किए वो अपान जो आपका टोटल अंक है वो इंटू 360। अगर इसी क्वेश्चन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो 360 की जगह आप किसे मल्टीप्लाई कर देते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब कभी भी p का p प्रतिशत इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब जब जहाँ पे दोनों वेरिएबल क्या दिख रहे हो आपको, सेम दिख रहे हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी आप उसका क्या निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। आप उसका क्या कर लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। जो भी स्क्वायर रूट निकल कर आए उसमें 0 बढ़ा दीजिए, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट्स मीन जब आपको सेम वेरिएबल दिए हों, p का p% इज इक्वल टू दिस, तो उस कंडीशन में p की वैल्यू जो गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट निकालिए, उसमें 0 बढ़ाइए, आप आंसर पा जाइए। जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है x का x% इज इक्वल टू 144, तो x इज इक्वल टू क्या, तो क्या करते 144 का स्क्वायर रूट निकालते, 12 आता, 12 में 1 0 बढ़ाते 120। दैट्स मीन वहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाता 120। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2352 इज इक्वल टू 2 की घात x इंटू 3 की घात y इंटू 7 की घात z, तब x प्लस वाई प्लस z का मान क्या होगा। तो इसके लिए तो पहले तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देखते हैं यहाँ पर वैल्यू हमें मिलेगी क्या। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 6 जा 5 जा 8 जा 8 जा 2 जा 9 जा 4 जा 2 जा 9 जा 4 जा, ओके 1 4 7, ओके 3 4 जा 9 जा 7 7 जा 7 जा, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब इसको मैं लिखने जाऊँगा तो क्या पा जाऊँगा, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर आप कितना पा रहे हो, 2 पा रहे हो। तो यहाँ पर 2 की घात ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 3 की घात ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू सॉल्व करने जाओगे तो आप कितना पा जाओगे, 7। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। तो पहले तो इसके सभी भाजक निकाल दें और उसमें से हमें चेक करना होगा कि इसके समभाजक कौन कौन से हैं। तो 100 के कुल भाजक निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको देखोगे आप। 100 को पहले 1 से भाग दोगे, 1 से भाग दोगे चला जाएगा, फिर 100 से क्या ये 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, कितना पाओगे आप 50 पाओगे। फिर क्या है 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, हाँ जाएगा, कितनी बार 25 बार। फिर ये 100 क्या 5 से जाएगा, हाँ जाएगा, कितनी बार 20 बार। फिर क्या ये 6 से जाएगा, नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, हाँ जाएगा, कितनी बार 10 बार। जब यहाँ पे और यहाँ पर वैल्यू सेम हो जाए तो आप क्या कर दोगे, रोक दोगे, स्टॉप कर दोगे, फैक्टराइजेशन स्टॉप कर दोगे। और इसके जो भाजक होंगे वो कौन होंगे, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अगर मैं इनके सम भाजक की बात करूँ तो 1 2 4 10 20 50 100, जो चीज़ 2 बार होगी उसको बार बार काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इसके समभाजक कितने होंगे, 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। इसको भी हम बहुत ही ईजिली सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और उस ट्रिक से इन क्वेश्चंस को आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। जब कोई एक घन दिया हो और उसकी भुजा दी हो और उसी घन से कुछ घन काटे जा रहे हों जिसकी भुजा हमें प्रोवाइड की गई हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो बड़ा घन होगा उसकी भुजा को जो छोटा घन होगा या जो घन काटे जा रहे हैं उनकी भुजा से आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना। डिवाइड कर दोगे आप, कितना पा जाओगे, आप पा जाओगे जो भी पाओगे आप,
और जो भी वैल्यू है उसका क्या कर देना, क्यूब कर देना, उसका आप क्या कर देना, क्यूब कर देना। क्यूब करने पे जो वैल्यू आएगी उतने ही घन काटे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप सॉल्व करोगे कहीं पर भी इसको लगाओगे पूरा का पूरा मतलब हर जगह ये इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, जो बड़ा घन हो उसको पहले छोटे घन वालों से, जो छोटे घन में जिसमें डिवाइड किया जा रहा है उनसे भाग कीजिए, जो वैल्यू आए उसको क्या कर दीजिए, उसका आप क्यूब निकाल दीजिए, जो क्यूब करने पे आंसर आएगा वही उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 की घात 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी संख्या है उसकी जो घात है वो सम है या विषम है। अगर सम है तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, अगर विषम है तो उसके लिए एक अलग ट्रिक होती है। जैसे कि यहाँ पर जो हमें घात दी गई है वो कैसी दी गई है, विषम दी गई है। तो जब हमें घात विषम दी होती है तो हम अपनी घात जो होती है, जैसे कि 3 की घात है तो 3 की घात या तो 1 लेंगे या फिर 3 की घात 3 लेंगे, यानी कि घात को या तो 1 या 3 में डिवाइड कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर हम 3 की घात 1 को 7 से भाग देंगे तो हमें पता है कि 3 की घात 1 का मतलब 3/7 और इसको भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए हम 1 नहीं ले सकते हैं। तो हम 3 की घात 3 लेंगे। जब 3 की घात 3 को 7 से भाग देंगे इसका मतलब क्या होगा, 3 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 27/7। और जब हम ऐसा करेंगे और जब इसको हम भाग देने जाएंगे 7 से तो 7 या 21 और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, शेषफल हमारे पास क्या बचेगा, 6। 6 क्या हो जाएगा, शेषफल। यानी कि अगर 3 की घात 3 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 6 होगा। अतः 3 की घात 1989 को भी जब हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या रहेगा, 6 रहेगा। यानी कि इस कंडीशन में जो आपका शेषफल रहता है वो आपके क्वेश्चन के लिए भी एग्जैक्ट आंसर होता है। दैट्स मीन आपके क्वेश्चन में आपका जो शेषफल रहेगा वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। अगर इसी के विपरीत जो हमारी घात होती वो सम होती तब हम इसको 2 और 4 में ब्रेक करते और इसी तरह से इम्प्लीमेंट करते। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या है 14, 12, 13, 15। इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूले को हम देखेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू बहुभुज के अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग कितना है, 2160। यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करो तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से काट दो अगर आप तो कितना पा जाओगे, 6 3 18, 6 3 18 और 3 6 36, 6 6 36, 3 1 3, 12 आ गए आप। यानी कि n-2 इज इक्वल टू कितना पा गए, 12 आ गए। तो n इज इक्वल टू कितना पा जाओगे आप, 12 + 2 जो कि कितना आ जाएगा, 14। तो इस कंडीशन से जो आपके बहुभुजों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 14 होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करिए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है तो नॉन ज़ीरो प्राइम नंबर कौन होगा सबसे छोटा, तो नॉन ज़ीरो प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन होगा, 2 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।